नमस्कार दोस्तों, यथार्थ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। अपनी जो सीरीज थी वो चल रही थी चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश की सीरीज। मौर्य वंश की सीरीज में अपन चंद्रगुप्त मौर्य का पहला मगध पर आक्रमण और उसके सीमांत प्रदेश की अपन बातें कर चुके हैं। तो देखिए, हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर उसने आक्रमण किया, कब किया? मगध पर उसने जो प्रथम आक्रमण किया, मगध पर कौन सा आक्रमण किया? प्रथम आक्रमण। और प्रथम आक्रमण में कौन हार गया था? चंद्रगुप्त प्रथम आक्रमण में क्या हो गया? हार गया। और हार कर उसे जान बचाकर दोनों को वहां से भागना पड़ा। और भागकर कहते हैं कि वो एक महिला के घर पर वो अतिथि रूप में डटे थे, जहां वो महिला खाना बना रही थी। वो महिला क्या बना रही थी दोस्तों? खाना बना रही थी। और जब वो खाना बना रही थी तो उसका जो पुत्र था वो गरम रोटी को खा रहा था। लेकिन वो गरम रोटी को कहां से खा रहा था? मध्य में से, बीच में से खा रहा था, जिसके उसका मुंह जल गया। और मुंह जलने के बाद वो रोने लगा। वो महिला उस पुत्र को डांटते हुए बोलने लगी कि तुम भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरह क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। जैसे कि उन्होंने आसपास के शासक सेना को मिलाकर के प्रवर्तक राजा की सहायता से मिलकर के नंद वंश के ऊपर क्या कर दिया? उन्होंने आक्रमण कर दिया। और मगध पर आकर के आक्रमण करके नंद राजा जो अत्याचारी राजा था, वहां के साथ सभी जनता में अलोकप्रिय राजा था कि नंद राजा की चारों तरफ की सेना आई और नंद वंश की चंद्रगुप्त की सेना का विनाश कर दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को भेष बदलकर अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और तब इस महिला के अतिथि के सत्कार में थी, तो उन्होंने कहा कि वो गलती तुम कर रहे हो कि रोटी को भी, गरम रोटी को मध्य में से खाने का प्रयत्न कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारा मुंह तो जलेगा ही। अब रोने से क्या फायदा? इसको बगल से तोड़ो और खाओ। तो चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी नीति को बदला। नीति को बदलने के बाद में उसने किसको जीता? सर्वप्रथम जो उसका दूसरा आक्रमण था वो सिंध प्रदेश, सिंध व पंजाब के क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया। और सिंध व पंजाब के क्षेत्र को उसने सबसे पहले जीता। इस क्षेत्र को जीतने के बाद में सिंध व पंजाब की इस क्षेत्र को जीता। इस क्षेत्र को जीतने के बाद में यहाँ से उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और उसके बाद में जो दूसरा युद्ध उन्होंने मगध पर किया। इसको जीतने के बाद उनका मगध की विजय कह सकते हैं। मगध की क्या होगी? विजय। मगध की विजय। और आप इसको कह सकते हैं नंद वंश का पतन। मगध की विजय व नंद वंश का पतन, ये तीसरा आक्रमण, यानी कि मगध का दूसरा आक्रमण और वैसे देखें तो तीसरा आक्रमण। सिंध और इस क्षेत्र में किसका अधिकार था? पहले सिकंदर का अधिकार था। किसका अधिकार था? सिकंदर का अधिकार था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उन्होंने यहाँ पर इन लोगों को भड़काना चालू कर दिया और यहाँ से यूनानी क्षत्रपों को, जो अपने अगले वीडियो में देख चुके हैं, उन्हें मारना और उन्हें भगाना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद में अपन अब देखते हैं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश को जीतने के बाद उसने मगध की विजय की और उसके बारे में अपन विस्तार से आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंद वंश की पतन की अपन बात करते हैं। अब इस समय मगध का जो शासक था वो कौन था? घनानंद था। और घनानंद कौन था? ये मगध का शासक था। लेकिन ये मगध की जो जनता थी, मगध की जनता में ये क्या था? अलोकप्रिय था, अत्याचारी शासक के रूप में था, अत्याचारी शासक के रूप में था। इसने एक बार चाणक्य का भी क्या किया? अपमान किया था। और चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली गई, नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रकार इसका जो दूसरा आक्रमण था चाणक्य चंद्रगुप्त का, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और इनके साथ में यहाँ जो दूसरा आक्रमण था इसमें प्रवर्तक राजा थे, जिसे ओम प्रकाश
और प्रकार इतिहासकार है इस प्रवर्तक राजा का नाम जो दिया है अभिसार, अभिसार नाम दिया है। इसके साथ मिलकर के और सीमा से और सैनिकों को मिला करके मगध पर इन्होंने आक्रमण किया। और इस दूसरे जो आक्रमण हुआ, इस दूसरे आक्रमण में नंद राजा कौन थे? घनानंद। नंद राजा घनानंद की क्या हो गई? हार हो गई। घनानंद के साथ में इनका जो सेनापति था, सेनापति कौन था? भद्रसाल, सेनापति भद्रसाल, ये दोनों भद्रसाल मारा गया, है ना, मारा गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। घनानंद की बात करते हैं, इस युद्ध में ये कहते हैं घनानंद का एक अमात्य था, और इस अमात्य का नाम था सक्टार। अमात्य का नाम क्या था? सक्टार। कहते हैं सक्टार ने प्रत्यक्ष रूप में किसकी? चाणक्य, चंद्रगुप्त की सहायता की थी, चंद्रगुप्त की सहायता की थी। इस वजह से इसको जीत मिल गई थी। घनानंद की हार के बारे में बताया जाता है महावंश के अनुसार, महावंश जो टीका है, महावंश टीका के अनुसार घनानंद को युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था, ऐसा बताया जाता है। जबकि दूसरा एक ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन भी कहते हैं, परिशिष्ट पर्व कहते हो या परिशिष्ट पर्वन। इसके अनुसार कहते हैं कि चाणक्य ने या चंद्रगुप्त ने घनानंद को अपने परिवार के सहित पाटलिपुत्र छोड़कर चले जाने के लिए कहा, और आप उनसे कहा कि आप पाटलिपुत्र छोड़ करके चले जाओ, ऐसा कहा था। इसके बाद में कहते हैं कि 322 ईस्वी पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश या मौर्य वंश की, नंद वंश का विनाश हो गया और मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसकी? मौर्य वंश की यहाँ पर नींव डाली थी। इसके बाद की अपन आगे बात करते हैं, तो उसके बाद में अगला जो आक्रमण होता है, इनका आक्रमण होता है सेल्यूकस से आक्रमण होता है। सेल्यूकस की अपन चर्चा करते हैं, तो ये सेल्यूकस जो था ये 312 ईसा पूर्व में, 312 ईसा पूर्व में ये कहा? सीरिया का, किसका? सीरिया का शासक बनता है, सीरिया का शासक बनता है। सेल्यूकस जो था एंटियोकस का ये पुत्र था, सेल्यूकस जो था वो एंटियोकस का ये पुत्र था। और सिकंदर की मृत्यु के बाद में मैंने आपको बताया सिकंदर की मृत्यु 323 में हो गई थी, 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके बाद उसके साम्राज्य अधिकार करने के लिए इसके मंत्रियों में, सेनापतियों में युद्ध हुआ, जिनमें सेल्यूकस बाद में 312 में विजय हुआ। और उसने विजय होने के बाद में उसने जो सिकंदर के द्वारा जो भारतीय प्रदेशों को जीता गया था, उस भारतीय प्रदेशों पर इसने आक्रमण करने का प्रयत्न किया, और वहां से सीरिया से आक्रमण करता हुआ अफगानिस्तान होता हुआ सिंध नदी तक, कहां तक? सिंध नदी तक ये भारत में आ गया था। और इससे युद्ध करने के लिए उस समय भारत में कौन था? चाणक्य था। कौन था उस समय? चाणक्य कह सकते हो। और चाणक्य का जो शासक था, यानी कि उसका जो राजा चाणक्य जिसको बनाया था, वो कौन था? चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर्स कहते हैं इसको, इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है वो 305 ईसा पूर्व में होता है। यह युद्ध काफी लंबा संघर्ष चलता है, और इस युद्ध में जो सेल्यूकस है इसकी हार हो जाती है, इसको परास्त कर दिया जाता है। और सेल्यूकस 303 ईसा पूर्व
पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है। 303 ईसा पूर्व में क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करता है। संधि के स्वरूप सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य को उसका जो विवाह करता है, सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त से करता है। साथ में ही ये उसको एक राजदूत भेजता है, राजदूत जिसका नाम है मेगास्थनीज। राजदूत का नाम क्या? सिकंदर किसको? मेगास्थनीज को भेजता है। ये पहला राजदूत पहला था जिसको आर्कोसिया से भेजा जाता है, और पहला ही हेलेना का विवाह जो है, पहला ही अंतरराष्ट्रीय विवाह इसको माना जाता है। साथ में सेल्यूकस हारने के स्वरूप में चंद्रगुप्त को 4 प्रदेश और प्रदान करता है। वो 4 प्रदेशों के नाम है आर्कोसिया। 4 प्रदेशों के नाम हैं जिनके नाम की अपन चर्चा करेंगे। आर्कोसिया, जेडोसिया, प्रोपनिसेडाई, हेरात, जिसको एरिया कहते हैं। इन चारों को इसने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे। एक है आर्कोसिया, दूसरा है प्रोपनिसेडाई, तीसरा है जेडोसिया, और चौथा जो है एरिया। इनकी अपन बात करते हैं दहेज के रूप में दिया। आर्कोसिया का मतलब होता है कांधार। कांधार का जो क्षेत्र है वो प्रोपनिसेडाई माने काबुल का क्षेत्र, काबुल जिसको आप कह सकते हो हिंदू कुश पर्वत, जो भारत की वास्तविक वैज्ञानिक सीमा थी, जिसे प्राप्त करने के लिए अंग्रेज और मुगल, इसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज व मुगल व्यर्थ का प्रयत्न करते रहे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। जेडोसिया का मतलब होता है मकरान तट, या आप इसको कह सकते हैं बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उस क्षेत्र को आप जेडोसिया के रूप में कह सकते हैं। एरिया का मतलब है हेरात कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर ये पड़ता है। ये उसको दहेज के रूप में किसको दिए गए थे? ये सारे प्रदेश, ये सभी प्रदेश जो हैं, चारों प्रदेश किसको दिए गए थे? चंद्रगुप्त को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप कितने? 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए गए थे। इस प्रकार ये संधि हुई, और कहते हैं इससे जो भारत की वैज्ञानिक सीमा है वो कहां तक पहुंच गई? हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गई। इसी प्रकार अपन देखते हैं जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा है वो ईरान की पार्शियन सीमा, ईरानी सीमा या कह सकते हैं पर्शियन साम्राज्य, ईरान से लेकर के, और ये पश्चिम में कह सकते हो आप, इस तरह आप नक्शा बना सकते हैं इस तरह का। आप ये मान सकते हो ये हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्व, और पूर्व पे कहां पर? मगध तक की सीमा, मगध से लेकर के आप पश्चिम की तरफ बात करोगे तो आप ईरान कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो पर्शियन तक, ईरान तक हो गई थी। इधर को आपने दक्षिण में बात करें तो मैसूर तक इनकी सीमा थी। इधर को मैसूर, इस तरह पश्चिम की इस तरफ बात करें तो सौराष्ट्र भी इनकी सीमा के अंदर था। उत्तर में हिमाचल या जम्मू कश्मीर से लेकर के कह सकते हैं। तो पूरा चतुर्दिक समुद्र जो चारों तरफ का क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त के पास आ गया। चंद्रगुप्त दक्षिणी भारत के कुछ चालुक्य राज्यों को छोड़कर के बाकी के सारे प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार अपनी ये 2 क्षेत्रों को देखा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने और छोटी मोटी विजय की, और उसके साथ ही पूरे भारत क्षेत्र का वो मालिक हो गया। और एक लास्ट वीडियो जिसके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त और बिंदुसार की अपन आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।